अब देखिए, ये जो गोलकनाथ केस से एक कंफ्यूजन अराइज हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए 1971 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि 24th अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहला तो ये कि आर्टिकल 13 के अंदर क्लॉज 4 ऐड किया गया। क्लॉज 4 ये कहता है कि ये आर्टिकल 13 के अंदर जो बाकी के सारे प्रोविजंस हैं वो अमेंडमेंट के ऊपर लागू नहीं होंगे, यानी आर्टिकल 368 के किसी भी अमेंडिंग पावर के ऊपर वो लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 का जो पुराना हेडिंग था, जो ये कहता था प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एक नए हेडिंग से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया। अब इस आर्टिकल का हेडिंग है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीड्यूर देयरऑफ। तीसरा, आर्टिकल 368 के अंदर एक नया क्लॉज 1 ऐड हुआ, जो ये कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए उसमें कुछ भी नया ऐड कर सकती है, कुछ भी चेंजेस ला सकती है, या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोविजन को रिपील भी कर सकती है। चौथा, ये कि पहले का प्रोविजन ये कहता था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अगर प्रेसिडेंट साइन करती है तो उसके बाद वो अमेंडमेंट लागू होगा। उसके जगह पे अभी रिप्लेस करके ये बोला गया कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाता है तो उसे साइन करना ही पड़ेगा, यानी कि ये मैंडेटरी कर दिया गया कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में अपना एसेंट देना ही होगा। और लास्टली, आर्टिकल 368 में एक क्लॉज 3 भी ऐड किया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो भी अमेंडमेंट्स इस आर्टिकल 368 के अंदर में हो रहे हैं उनका आर्टिकल 13 के अंदर में स्कोप नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इस 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट जो अपना पावर लूज कर दी थी गोलकनाथ केस के जजमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, उस पावर को उन्होंने वापस रिस्टोर कर लिया। उन्होंने ये भी ऐड कर लिया साथ में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील, कुछ भी एडिशन या फिर ऑल्टरेशन कर सकती है, यानी इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने अपने अमेंडिंग स्कोप को और ज्यादा इंक्रीज कर लिया। इसी अमेंडमेंट से आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस को हम लोग फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में जो पिटिशनर थे उन्होंने केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को चैलेंज किया था, पर ये केस के चलते दौरान ही जो है इस एक्ट को 9 शेड्यूल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 29th अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट कर दिया गया। तो पिटिशनर को कोर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट को चैलेंज करना अलाउ किया। इस केस में यूनियन ऑफ गवर्नमेंट का कंटेंशन ये था कि आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है वो अनलिमिटेड है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील नहीं किया जा सकता। पिटिशनर ये कह रहे थे कि अमेंडिंग पावर का स्कोप काफी वाइड है, पर वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। इस आर्टिकल 368 के स्कोप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री में सबसे बड़ी 13 जजेस की बेंच कंस्टिट्यूट की गई इस केस को डिसाइड करने के लिए। तो चलिए अब समझ लेते हैं इस हीरोइक जजमेंट को। सबसे पहली बात तो ये कि 7:6 के रेशियो में मेजॉरिटी जजेस ने गोलकनाथ केस के रूलिंग को ओवररूल कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड करने का प्रोविजन तो जरूर है पार्लियामेंट के पास, पर वो इस हद तक लिमिटेड होगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड बताते हुए ये कहा कि 24th अमेंडमेंट से कुछ भी नया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया है। जो भी 24th अमेंडमेंट में बताया गया वो पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद था, पर इम्प्लाइड वे में। 24th अमेंडमेंट एक्ट ने सिर्फ एक्सप्लिसिटली उन चीजों को डिक्लेयर किया है।
साथ में जो अमेंडमेंट का प्रोविजन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था। पार्लियामेंट के पास शुरू से ही पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है और उसके प्रोसीडियर्स भी स्टार्टिंग से ही लेड डाउन थे उसमें। अब बारी आती है बेसिक स्ट्रक्चर की। बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अलग से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, ना ही उसको डिफाइन किया, बल्कि एक इलेबोरेट लिस्ट हमें प्रोवाइड की कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो चलिए उस लिस्ट को हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं। सबसे पहला तो ये बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होगा, यानी कि कोई भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट या फिर कोई भी लॉ बियॉन्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर में यह बताया गया इंडिया एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेंटेन करेगी। रिपब्लिक यानी कि हमारे कंट्री का जो हेड होगा वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, और डेमोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट ऐसी हो जो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल हो। थर्डली ये बताया गया कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन होगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे अलग अलग रिलीजियन के लोग एक साथ में रहते हैं। तो सेक्युलरिज्म को हम कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव नहीं कर सकते। फोर्थली ये बताया गया कि जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी है उनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर का होना जरूरी है, यानी कि कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट ये बोला गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरलिज्म है, यानी कि यहाँ पे डिविजन ऑफ पावर हर लेवल पे होगा। इसके साथ में ये बोला गया कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में जितने भी प्रिंसिपल्स है उन सबको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को हम मेंटेन करेंगे। इसके अलावा हमारी कंट्री एक सॉवरेन नेशन रहेगी। इसके साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ और आइडियल्स भी है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम देगा और हमारे इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करेगा। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने अभी बोला वो सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद यूनियन लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, इन सारे पार्ट्स में अपहेल्ड किए हुए हैं। तो अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे भी इन बेसिक डॉक्ट्रिन्स को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस आया। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिक स्ट्रक्चर को अपहेल्ड किया जो केशवानंद भारती केस में डिटरमाइन हुआ था। इस केस में एपेलेंट ने एक अपील फाइल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में, जो उनके प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को इनवैलिडेट कर रहा था। जब उनका अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 39th अमेंडमेंट एक्ट आया और ये डिटरमाइन हुआ कि कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के जजमेंट के ऊपर रिलाई करते हुए ये कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। साथ में बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने और दो प्रोविजंस को इस केस के थ्रू इंक्लूड कर दिया। पहला था रूल ऑफ लॉ और दूसरा था जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर वापस मिनर्वा मिल्स केस में उठ करके आया। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट का जो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट का पावर है वो लिमिटेड है और रेस्ट्रिक्टेड है। ये रेस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट का पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। साथ में उन्होंने ये कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो मेंटेन करना भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, और ऐसा कुछ भी जो इस बैलेंस को बिगाड़ दे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेटिव माना जाएगा। तो अब तक क्या समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट तो हो सकता है पर वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता। आए दिन और भी नए नए प्रॉब्लम्स अराइज करते रहे
और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में इस बेसिक स्ट्रक्चर को अपहेल्ड किया और इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस मेंटेन करता है। क्यों, आप समझ में आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? हाँ, आया ना समझ में? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक और बात, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।